क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा अपनी परेशानियों से निजात पाने के रास्ते ढूंढते हैं, पर परेशानियां हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होती? क्या आपको लगता है कि लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपनी सोच को बदलना भी ज़रूरी है? अगर यही बात है तो हम आपको बता दें कि इस बुक के ऑथर स्टीवन शूस्टर भी अपनी पर्सनल लाइफ में यही प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। इसलिए इस बुक में उन्होंने लाइफ से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया है। इसमें आप सीखोगे कि कैसे अपने सोचने के ट्रेडिशनल तरीके को बदलकर एक बेटर सोचने के तरीके को अपनाया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को पहले से बेटर और नए तरीके से सुलझा सकें। आपकी नई मेंटालिटी आपको लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखने में हेल्प करेगी और आप लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए एक परमानेंट और बेटर सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे और आप अपनी लाइफ के हर नेगेटिव पहलू को इम्प्रूव कर पाएंगे। आप 5 तरह की थिंकिंग के बारे में और बड़ी मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए इवॉल्व होने के बारे में सीखोगे। आपको एक चेकलिस्ट भी मिलेगी जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ये समरी ना सिर्फ टेम्पररी चेंज ऑफर करेगी, बल्कि आपको ऐसे टिप्स भी देगी जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। व्हाट इज सिस्टम्स थिंकिंग? इससे पहले कि हम ये जानें कि सिस्टम्स थिंकिंग क्या है, ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिस्टम वर्ड का मतलब क्या है। सिस्टम का मतलब आपस में जुड़े हुए प्रोसीजर का एक सेट जो एक खास पैटर्न फॉर्म करने के लिए मिलकर काम करता है। सिस्टम हमेशा एक ही रिजल्ट देते हैं, इसलिए अपने टास्क का सिस्टम चेंज करके आप रिजल्ट भी चेंज कर सकते हो। सिस्टम्स थिंकिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसे सबसे पहले 1987 में बैरी रिचमंड ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक आर्ट है उन सिस्टम्स को समझने के लिए जो हम किसी टास्क को करने के लिए फॉलो करते हैं। इन सिस्टम्स को समझकर ही हम बेटर रिजल्ट के लिए ज़रूरी चेंजेस ला सकते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम अपनी कुछ प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम अपनी सोसाइटी के मुद्दों पर नज़र डालें, जैसे कि एडिक्शन यानी नशे की लत वगैरह, तो हम नोटिस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ को किस हद तक अफेक्ट करते हैं। तो दुनिया को समझने के लिए एक न्यू नज़रिए को फॉलो करके हम सिस्टम की पहचान कर सकते हो। हम इन अलग अलग कारणों और उसके इफ़ेक्ट्स के बीच के कनेक्शन को स्टडी करके भी अपने कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी नई हैबिट की तरह सिस्टम्स थिंकिंग एक स्किल है जिसे टाइम के साथ डेवलप किया जा सकता है। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो इवेंट्स के बीच स्मार्ट और क्रिएटिव कनेक्शन बनाने के लिए आपको व्हाट इफ़ यानी क्या होगा अगर पूछने की आदत डालनी पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी पहला सोल्यूशन तुरंत आपके माइंड में आए, उसे रोकने के लिए आपको खुद कॉन्शियस होकर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट इफ गेम अलग अलग प्रॉब्लम के आउट ऑफ द बॉक्स और क्रिएटिव सोल्यूशन निकालने के लिए काम आता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम सिस्टम्स थिंकिंग को और बेटर वे में समझ सकें। स्टीवन शूस्टर, जो इस बुक के ऑथर हैं, पहले एक टीचर हुआ करते थे। अपनी टीचिंग अप्रोच के लिए वो हमेशा ही लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ किया करते थे ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को न्यू कॉन्सेप्ट ईजिली समझा सकें। एक दिन जब वो फिजिक्स की क्लास ले रहे थे तो स्टीवन ने डिसाइड किया कि वो अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बूमरैंग लेकर आएंगे। बूमरैंग एक बॉक्स के अंदर रखा था। स्टीवन ने बूमरैंग हाथ में लेते ही तुरंत उसे फेंक दिया और वो वापस उनके पास लौट आया। स्टीवन ने अपने स्टूडेंट से पूछा, बताओ बूमरैंग वापस क्यों आया? स्टूडेंट्स बोले, क्योंकि आपने उसे फेंक दिया था सर। इस पर स्टीवन ने बॉक्स को उठा लिया और उसी फोर्स और उसी टेक्निक के साथ उसे भी फेंका, लेकिन बॉक्स वापस नहीं आया बल्कि कुछ दूर जाकर ज़मीन पर गिर गया। स्टीवन ने अब स्टूडेंट से पूछा, ये बॉक्स वापस क्यों नहीं आया? मैंने तो इसे बूमरैंग की तरह ही फेंका था। स्टूडेंट्स जब इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो स्टीवन ने एक्सप्लेन किया कि जिस तरीके से उन्होंने बूमरैंग और बॉक्स दोनों को फेंका था, उसका उनके हवा में उछलने से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनके स्ट्रक्चर का फर्क था, जिसकी वजह से बूमरैंग लौट कर आया था जबकि बॉक्स ज़मीन पर गिर गया था। बूमरैंग घुमावदार और फ्लैट शेप का है, इसलिए हवा में फेंकते ही ये वापस आ गया था। सिस्टम्स थिंकिंग भी ऐसी ही है। स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं और चीज़ें किस तरीके से बनी हैं, अगर हमने ये समझ लिया तो हम कुछ ज़रूरी चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि हम उनके बिहेव करने के तरीकों पर कुछ हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। दी एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम्स थिंकिंग। अगर हिस्ट्री पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग पिछली बातों से कोई सबक नहीं लेते क्योंकि वो इवेंट्स को सिस्टम के टर्म में देख नहीं पाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई सिविलाइजेशन बर्बाद हो रही है तो लोग क्या करते हैं कि वो लीडर बदल देते हैं और एक नया लीडर चुन लेते हैं। लेकिन सिर्फ लीडर चेंज करने भर से आप एक नई और बेटर सोसाइटी नहीं बना सकते जब तक कि आप पुराने सिस्टम या पैटर्न को चेंज नहीं करते। अगर आपको वाकई में चेंज लाना है तो पहले सिस्टम और पैटर्न को
बदलो। जिसे हम सिस्टम बोलते हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला एलिमेंट्स है, ये वो वेरिएबल्स हैं जो एक सिस्टम बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। दूसरा, हर सिस्टम में इंटरकनेक्शंस होते हैं, जो ऐसे रिलेशनशिप हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। तीसरा, हमारा एक फंक्शन या पर्पस है जिसके लिए हर सिस्टम क्रिएट किया गया है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी को एक सिस्टम की तरह लें तो हम देख सकते हैं कि इसके अलग अलग ऑर्गन जैसे ब्रेन, लंग्स और हार्ट वगैरह इसके एलिमेंट है। इंटरकनेक्शन वो कनेक्शन है जो हर ऑर्गन को दूसरे से जोड़ता है। ये कनेक्शन ब्लड या ऑक्सीजन का नेचुरल फ्लो हो सकता है। जब हम इन कनेक्शंस के फंक्शन की बात करें तो हमें पता चलेगा कि ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी के हर पार्ट तक एनर्जी और न्यूट्रिशन पहुंचाने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं स्कूल का। बात अगर स्कूल की हो तो हम नोटिस कर सकते हैं कि इसके एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स। स्कूल सिस्टम के इंटरकनेक्शन वो रूल्स हैं जो इन सारे लोगों के बीच आपसी रिलेशनशिप को गाइड करते हैं। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए, यही ये रूल्स बताते हैं। स्कूल सिस्टम के पर्पस के लिए हमें पता चलेगा कि स्कूल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसलिए बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को वैल्यूएबल स्किल्स और नॉलेज दी जा सके और उन्हें फ्यूचर के अलग अलग जॉब के लिए तैयार किया जा सके। अगर आप किसी सिस्टम में बड़ा बदलाव चाहते हो तो आपको भी उसके इंटरकनेक्शंस को पहचानकर नया शेप देना होगा। एलिमेंट्स को चेंज करना इजी है क्योंकि ये दिखाई देते हैं और आसानी से बदले जा सकते हैं। कनेक्शंस को चेंज करना हालांकि मुश्किल होता है क्योंकि कई बार डीप इंटरकनेक्शंस ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसे ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है। किसी सिस्टम के पर्पस को बदलने से भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप भी किसी सिस्टम को बदलना चाहते हो तो सिर्फ एलिमेंट्स को चेंज करने पर फोकस मत करो, बल्कि और गहराई में जाकर इंटरकनेक्शंस और सिस्टम के पर्पस को चेंज करने की कोशिश करो। टाइप्स ऑफ थिंकिंग। क्या आपका माइंड हर सिचुएशन में सेम अप्रोच को फॉलो करता है? आप शायद अलग अलग टाइप की थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में जानते नहीं होंगे, पर यह सच है कि सिचुएशन के हिसाब से हमारी थिंकिंग भी चेंज होती है। सबसे पहले आती है लीनियर थिंकिंग। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली थिंकिंग है, जिसे हम बचपन से जानते हैं। ये थिंकिंग हमें बताती है कि हर कॉज का एक इफ़ेक्ट होता है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है और हर स्टार्ट का एक फिनिशिंग पॉइंट है। लीनियर थिंकिंग ईजी होता है और हमें किसी भी प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करता है। हालांकि ये सिर्फ सरफेस यानी ऊपर के लेवल के कारण पर ही काम कर सकती है, इसलिए जहां बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो वहां लीनियर थिंकिंग काम नहीं आती। दूसरा है इवेंट ओरिएंटेड थिंकिंग। ये थिंकिंग भी काफ़ी हद तक लीनियर थिंकिंग की तरह है। इवेंट्स वो घटनाएं हैं जो हो चुकी हैं या फिर जिनके होने का हम फ्यूचर में वेट करते हैं। इवेंट ओरिएंटेड थिंकिंग हमें सिखाती है कि किसी भी इवेंट का इफेक्ट चेंज करने के लिए हमें कॉज को चेंज करना होगा और इस तरह से इवेंट एक अलग डायरेक्शन ले लेगा। लीनियर थिंकिंग की तरह ही इवेंट ओरिएंटेड थिंकिंग फास्ट होती है, पर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में उतनी इफेक्टिव नहीं होती। तीसरा, हम लैटरल थिंकिंग की बात करते हैं। इस टाइप की थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिव होती है, इसलिए इसमें हम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे हम फ्यूचर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिपीट कर सकते हैं। लैटरल थिंकिंग थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है और अक्सर इससे हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट या नए आइडिया मिल जाते हैं। इस टाइप की थिंकिंग में एक कमी है और वो ये कि इसमें रिजल्ट क्लियर नहीं होता है। बहुत सोचने के बाद आपको सेम प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन मिल सकते हैं। चौथा, क्रिटिकल थिंकिंग है। इस टाइप की थिंकिंग तब यूज़ होती है जब किसी प्रॉब्लम के लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इन्वॉल्व होते हैं। क्रिटिकल थिंकर्स अक्सर डीप सॉल्यूशन ढूंढते हैं और वो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ना सोचकर अपने थिंकिंग पैटर्न को भी इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। अगर क्रिटिकल थिंकर्स को लगेगा कि उनकी थिंकिंग में ही कमी है, तो वो इसे और ज़्यादा क्रिएटिव अप्रोच के साथ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स को वो और भी गहराई से सॉल्व कर सकें। पांचवा है सिस्टम्स थिंकिंग। ये एक आर्ट है जिसमें हम प्रॉब्लम को सिस्टम्स और स्ट्रक्चर के टर्म में देखने की कोशिश करते हैं। हर प्रॉब्लम में कुछ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स रहते हैं जो किसी खास पर्पस के लिए होते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी चीज़ का रिजल्ट उसके एलिमेंट्स और उसके सिस्टम के इंटरकनेक्शंस में हेरफेर करके चेंज कर सकते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग ज़्यादा यूज़फुल टाइप की थिंकिंग मानी जाती है। इस टाइप की थिंकिंग के बारे में आपकी नॉलेज अलग अलग हो सकती है। आपको शायद पता भी ना हो कि ऐसी कोई थिंकिंग भी होती है, या शायद आप सिस्टम्स थिंकिंग में एक बिगिनर या एक एक्सपर्ट हो सकते हैं।
इसलिए डिफरेंट टाइप की थिंकिंग के बारे में सीखना आपके काफ़ी काम आएगा। अगर आप अपना थिंकिंग पैटर्न ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें तो आप देख पाएंगे कि आप एक ही टाइप की थिंकिंग यूज़ करने के आदी हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा ईजी लगता है। बेशक ये देखने में ईजी लगे, पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप आगे ग्रो और इवॉल्व करते रहें। इसलिए इस चैप्टर में आपको अलग अलग टाइप की थिंकिंग के बारे में जानना चाहिए और अलग अलग सिचुएशन में उनमें से कुछ को यूज़ करने की भी कोशिश करनी चाहिए। हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम लीनियर थिंकिंग पैटर्न्स टू सिस्टम्स थिंकिंग। पिछले चैप्टर में आपने 5 तरह की थिंकिंग के बारे में जाना जो आप अपनी डेली के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और आपने सीखा कि आपको अपनी थिंकिंग अप्रोच में वैरायटी लानी पड़ेगी और सिस्टम्स थिंकिंग को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने और उसके रिजल्ट को चेंज करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में आप लिनियर थिंकिंग से सिस्टम्स थिंकिंग के बारे में और भी बहुत कुछ सीखोगे। पहला स्टेप, जो प्रॉब्लम सामने है उसे स्टडी करो। देखो क्या ये सिंपल प्रॉब्लम है या किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का एक सिम्टम है। अगर प्रॉब्लम सिंपल है तो आप लिनियर थिंकिंग यूज़ करके इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है तो आपको सिस्टम्स थिंकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। आपको इसके एलिमेंट्स और उन इंटरकनेक्शंस को स्टडी करना होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ये अप्रोच आपको सिर्फ एक्सटर्नल यानी बाहरी सिम्टम्स ही नहीं बल्कि रियल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये पता करने के लिए कि क्या वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है या नहीं, ये वो 8 सवाल हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उसे सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त लगेगा? क्या आपके आसपास के बाकी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बच रहे हैं? क्या ऐसा हुआ है कि आपने पहले भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाए थे? क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई इमोशनल रेजिस्टेंस यानी विरोध फील कर रहे हैं? क्या इस प्रॉब्लम का कोई क्लियर रिपीट होने वाला पैटर्न है? इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के बजाय क्या आप इसे नज़रअंदाज करते रहेंगे? क्या आप इस प्रॉब्लम को फेस करने से डरते हैं? क्या ऐसा हुआ है कि आपने इस प्रॉब्लम को पहले भी सॉल्व करने की कोशिश की थी लेकिन उसके बदले एक नई प्रॉब्लम उभर कर आ गई थी? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो यानी आपकी प्रॉब्लम काफ़ी डीप है और इसे सॉल्व करने के लिए सिस्टम्स थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार चीज़ों को करने का जो हमारा तरीका होता है उसे चेंज करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। किसी डीप प्रॉब्लम को आप एक डिनर पार्टी की तरह से सोच सकते हैं। ऑथर इस बुक में अपनी फैमिली के क्रिसमस सेलिब्रेशन की बात बताते हैं। स्टीवन की फैमिली काफ़ी बड़ी थी और अक्सर क्रिसमस डिनर पर पूरा परिवार इकट्ठा होता था। क्रिसमस डिनर पर पॉलिटिक्स के टॉपिक पर कोई बात नहीं होती थी। फैमिली मेंबर्स अलग अलग पॉलिटिकल नज़रिए पर बहस करने के बजाय हंसी खुशी वक्त बिताना पसंद करते हैं। दरअसल सबने मिलकर डिसाइड किया था कि फैमिली डिनर पार्टी में कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगा। फैमिली ने पॉलिटिकल टॉपिक को अपनी डिनर पार्टी से दूर रखा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये एक छोटा सा डिसीजन था जो सबकी रजामंदी से लिया गया था। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप एक बड़ी कॉरपोरेशंस चला रहे होते तो क्या होता, जहां इस तरह के टॉपिक उठते रहते हैं और आप इन टॉपिक्स को इसलिए अवॉइड करने की कोशिश करते हो ताकि आपके एम्प्लॉयज़ की फीलिंग हर्ट ना हो, या फिर आपके एम्प्लॉयज़ इन्हें इसलिए अवॉइड करते हैं कि आपको बुरा ना लगे। लीनियर थिंकिंग से सिस्टम्स थिंकिंग की ओर बढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा, खासकर जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो जिनका सीधा असर आपकी फैमिली और बिजनेस पर पड़ रहा हो। इसलिए अपने बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और उन्हें जड़ से मिटाने के लिए अपनी लाइफ में सिस्टम्स थिंकिंग को फॉलो करने की कोशिश करो। वाई डू द रिच गेट रिचर? अगर आप भी एक आम आदमी हैं तो शायद ये ख्याल आपके दिमाग में भी आता होगा कि क्यों अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं जबकि गरीब और गरीब होता जाता है। इस चैप्टर में हम एक कॉन्सेप्ट जिसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑथर को लगता है कि इस सोसाइटी में हो रहे भेदभाव के लिए जिम्मेदार है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। मान लो 2 स्टूडेंट हैं जो सेम कॉम्पिटिशन में बैठते हैं। पहला स्टूडेंट जीत जाता है और उसे अवार्ड मिलता है। अब ये अवार्ड कुछ भी हो सकता है, पैसा, स्कॉलरशिप या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। इनमें से हर अवार्ड स्टूडेंट को लाइफ में और आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और फ्यूचर में वो सेकंड स्टूडेंट से ज़्यादा अमीर होगा। तो सिर्फ एक कंपटीशन जीतकर पहला स्टूडेंट उम्र भर दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले ज़्यादा तरक्की करता रहेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो विनर्स जीतते रहेंगे और लूजर्स हारते रहेंगे। अगर हम कॉलेज फुटबॉल का एग्जाम्पल लें तो देख सकते हैं कि हर गेम में सेम 2 टीम फाइनल तक पहुंचती हैं। एक चैंपियनशिप जीतने के लिए 4 टीम को फाइनल कंपटीशन तक पहुंचना ज़रूरी होता है।
हर साल हमेशा सेम 2 टीम ही क्यों फाइनल तक पहुंचती हैं? इसके पीछे की वजह है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इन 2 टीम्स की शुरुआत भी बाकी टीम्स की तरह ही होती है, पर जैसे जैसे वो मैच जीतते हैं उन्हें बाकियों से ज़्यादा एडवांटेज मिलती जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए विनिंग टीम्स को हम टीवी पर देखते हैं। इससे उन्हें और भी ज़्यादा शोहरत मिलती है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है, जिस वजह से उन्हें और भी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलने लगती है। अब जाहिर है इन सब चीज़ों से उनकी इनकम में भी ज़्यादा इजाफा होगा। इन जीतने वाली टीम्स को ज़्यादा अटेंशन मिलती है क्योंकि मीडिया उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और ये दिखाता है कंपटीशन के बेस्ट प्लेयर्स उनके पास ही हैं। विनर्स पर पैसों की बरसात होती है और इसलिए वो बेस्ट से बेस्ट कोच हायर कर पाते हैं, बेस्ट जिम में ट्रेनिंग लेते हैं और बेस्ट स्कूल में जाते हैं। इन सारी वजहों से विनर टीम हर अच्छे प्लेयर का ड्रीम बन जाती है। इस तरह हर साल और भी अच्छे प्लेयर आते रहते हैं, जिससे ये विनर टीम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑलमोस्ट अनबीटेबल लेवल तक पहुंच जाती है। तो इस तरह विनिंग टीम आगे बढ़ती रहती है क्योंकि उसे एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। यही कारण है कि विनर्स हमेशा विनर्स बने रहते हैं और लूजर्स हमेशा लूजर्स। लेकिन हम इस सिस्टम को कैसे हराएं और कैसे सोसाइटी में इस भेदभाव को ख़त्म करें? अगर आप सिस्टम्स थिंकिंग मेंटालिटी अपनाते हो तो आप भी विनर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप भी किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं तो पहले उन्हें स्टडी करो और देखो कैसे ये टॉप तक पहुंचे हैं। इसलिए हमेशा अपने एनवायरनमेंट यानी माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करें और एक नया सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करें। इवॉल्व करने से और एक्सपेरिमेंट करने से डरिए मत। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो याद रखिए आप लूजर्स के रैंक से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। की टेकअवेज फ्रॉम सिस्टम्स थिंकिंग। अगर हम कहें कि सिस्टम्स थिंकिंग एक आर्ट है लाइफ को अलग नज़रिए से देखने का, तो ये गलत नहीं होगा। ट्रेडिशनल थिंकिंग मेथड से एकदम अलग सिस्टम्स थिंकिंग सोचने का ज़्यादा इवॉल्व्ड तरीका है, जिसमें प्रॉब्लम को गहराई से स्टडी किया जाता है ताकि ज़्यादा इफेक्टिव और परमानेंट सॉल्यूशन निकाले जा सकें। सिस्टम्स थिंकिंग मेंटालिटी अपनाने के लिए सबसे पहले जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं उसे गहराई से ऑब्जर्व करना होगा। फिर उस सिचुएशन के रिपीट होने वाले पैटर्न को पहचान कर इसके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करें। किसी सिस्टम को स्टडी करने के लिए आपको इसके एलिमेंट्स पर नज़र डालनी होगी। इन एलिमेंट्स के बीच इंटरकनेक्शंस को चेक करना होगा और इसका पर्पस क्या है ये पता करना होगा। एक सिस्टम के अलग अलग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके आप ज़रूरी बदलाव कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम मिल जाता है जो औरों के लिए सक्सेसफुल रहा है तो आप भी उसका स्ट्रक्चर कॉपी कर सकते हो ताकि वो आपके भी काम आए। सिस्टम थिंकिंग के बारे में जानकर आप ये सीखोगे कि कैसे सब कुछ एक बेटर तरीके से किया जाए। अब क्योंकि सिस्टम्स थिंकिंग आपको और भी क्रिएटिव तरीके से सोचना सिखाता है, तो किसी भी टास्क से निपटने का और उसे इम्प्रूव करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग आपको ये भी सिखाती है कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है और कैसे एक अलग चॉइस से हम किसी भी इवेंट का पूरा रिजल्ट ही चेंज कर सकते हैं। चॉइस को कंट्रोल करके आप अपने एक्शन के नेगेटिव इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो, जिससे कि वो आपकी लाइफ पर उतना इम्पैक्ट ना डाल सके, जिसका नतीजा ये होता है कि आपकी लाइफ और ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव हो जाती है। सिस्टम्स थिंकिंग आपको जिम्मेदारी भी सिखाती है। अक्सर लोग जब कोई प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो किसी और पर दोष लगाने लगते हैं, लेकिन सिस्टम्स थिंकिंग अप्रोच को अपनाकर आप अपने एक्शन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो और किसी भी प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर और रिजल्ट को गहराई से स्टडी करने की कोशिश करते हो। प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद ही आप उसके सारे एलिमेंट्स ऑब्जर्व कर पाएंगे और शायद आपको ये भी पता चले कि जिस प्रॉब्लम से आप इतना डर रहे हैं वो तो एक बड़े प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट है जिसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की ज़रूरत है। सिस्टम्स थिंकिंग आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करेगी जो प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चलिए यहाँ हम हेल्थ केयर सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सिस्टम्स थिंकिंग लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के काम आती है। पहले जब कुछ गलती होती थी तो सारा दोष डॉक्टर्स पर डाल दिया जाता था और जो डॉक्टर या नर्स ट्रीटमेंट कर रहा हो उसे सज़ा देकर ये समझ लिया जाता था कि अब फ्यूचर में ऐसी गलती रिपीट नहीं होगी।
अभी हाल के कुछ सालों में सोचने का एक नया तरीका सामने आया है, जो मेडिकल गलतियों को एक अलग नजरिए से देखती है। किसी और पर दोष डालने के बजाय अब हॉस्पिटल स्टाफ ने अपना मेडिकल सिस्टम इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया है। अपने सिस्टम में प्रॉब्लम को ढूंढकर हॉस्पिटल ने ये नोटिस किया कि इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना ज्यादा इफेक्टिव होगा, ना कि किसी डॉक्टर या नर्स को सजा देना। सिस्टम्स एनालिसिस करने के बाद जो प्रॉब्लम उनके सामने आई वो थे ज्यादा काम करने की वजह से स्टाफ थके हुए रहने लगे थे, दवाइयों पर गलत लेबल लगे हुए थे और डॉक्टर्स गलत इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वगैरह। हालांकि गलती इंसान से ही होती है, पर यह भी उतना ही सच है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी और पर इल्जाम लगाने से नहीं निकलेगा। तो हेल्थ केयर सिस्टम पर नजर डालें तो डॉक्टर और नर्स अपनी गलतियों को लेकर काफी ईमानदार होते हैं, जिससे सिस्टम को इम्प्रूव करने और ग्रो करने के बेटर चांस मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिस्टम्स थिंकिंग एक बेहद इफेक्टिव तरह की थिंकिंग है, जो हमारी लाइफ के किसी भी पहलू को इम्प्रूव कर सकती है।